साल 2035 नासा की मार्स सैंपल रिटर्न रिसीविंग फैसिलिटी। इस कांच के बॉक्स के अंदर रखी है इंसानियत की सबसे अनमोल तिजोरी, एक छोटा सा कैप्सूल जो 22 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके मंगल ग्रह की थोड़ी सी मिट्टी और पत्थर लेकर लौटा है। इन पत्थरों के अंदर एक राज कैद है, एक ऐसा राज जिसने हमें सदियों से बेचैन कर रखा है। इसके अंदर उस सवाल का जवाब है जो हर इंसान ने कभी ना कभी तारों को देखकर पूछा है, क्या हम अकेले हैं? वो सीन दोस्तों फ्यूचर का था, एक ऐसी झलक जो सच हो सकती है, लेकिन उस फ्यूचर तक पहुंचने की कहानी आज लिखी जा रही है, क्योंकि उस कैप्सूल में जो पत्थर होंगे उन्हें आज इस वक्त मंगल ग्रह पर हमारा एक हीरो इकट्ठा कर रहा है। उसका नाम है परसीवरेंस रोवर। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल रहस्य टीवी स्पेस में। पिछले कुछ वक्त से इंटरनेट पर, टीवी पर हर जगह एक आग सी लगी हुई है। हेडलाइन चिल्ला रही हैं, प्रूफ ऑफ लाइफ ऑन मार्स, नासा रोवर्स ने ढूंढ निकाला एलियंस का सबूत, मंगल पर जीवन मिल गया। लेकिन एक तरफ है ये शोर और दूसरी तरफ है नासा के साइंटिस्ट की खामोशी। वो प्रूफ शब्द इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं। तो सच क्या है? क्या ये एक रेवोल्यूशनरी खोज है या एक जबरदस्त गलतफहमी? आज हम सिर्फ हेडलाइंस को नहीं पढ़ेंगे, हम उनके पीछे के साइंस, उनके इतिहास और उनके भविष्य की परत दर परत उधेड़ेंगे। हम उन लाल ग्रह के उन भूतकालीन समुद्रों की गहराई में उतरेंगे जहां शायद कभी जीवन ने सांस ली थी। ये सफर लंबा है, गहरा है और डिटेल से भरा है, तो अपना पूरा ध्यान यहाँ ले आइए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक टाइम मशीन है जो आपको मार्स के अतीत और भविष्य दोनों की सैर कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परसीवरेंस रोवर और उसकी खोजों के बारे में बात करेंगे। बाद में हम जानेंगे परसीवरेंस रोवर से पहले का इतिहास। हर एक पिछली गलती से सीखकर नासा ने परसीवरेंस रोवर को बनाया। ये एक नेक्स्ट जनरेशन मशीन है। इसका मकसद सिर्फ जीवन खोजना नहीं है, इसका मिशन है एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी जीवन, उसके वातावरण और उसके जियोलॉजिकल निशानों के बीच के रिश्ते को समझना। इसीलिए इसके इंस्ट्रूमेंट्स को इतनी सोच समझकर डिजाइन किया गया है। परसीवरेंस अपने पिछले रोवर से बहुत अलग है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक लैब नहीं, बल्कि एक नया तरीका है मार्स पर रिसर्च करने का। इसका वजन करीब 1025 किलोग्राम है, जो एक छोटी कार के बराबर है, और ये न्यूक्लियर पावर से चलता है, जो इसको लंबे समय तक काम करने की शक्ति देती है। इसके पास 6 पहिए हैं। हर पहिए के पास अपनी मोटर है, जिससे ये मुश्किल से मुश्किल टेरेन्स पर भी आसानी से चल सकता है, और इसकी स्पीड भी पिछले रोवर से ज्यादा है, जिससे ये कम समय में ज्यादा एरिया कवर कर पाता है। परसीवरेंस के पास 2 ब्रेन्स हैं, एक प्राइमरी कंप्यूटर और एक बैकअप। ये रिडंडेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आने पर मार्स पर रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। इसके पास 23 कैमरास हैं जो रंग बिरंगी तस्वीरें और हाई डेफिनेशन वीडियो लेते हैं, जिससे हमें मार्स की सतह का अब तक का सबसे बेहतरीन नजारा मिलता है। इसमें एक माइक्रोफोन भी लगा है, जिसने पहली बार मार्स की हवा की आवाज रिकॉर्ड करी है। सोचो, मंगल ग्रह पर हवा चलने की या खुद रोवर के काम करने की आवाज सुनना कितना अद्भुत है। परसीवरेंस रोवर को अनोखे इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया है। इसकी रोबोटिक आर्म के सिरे पर एक ट्यूरेट है, जिसमें इसकी साइंटिफिक आंख और कान लगे हैं। तो चलिए अब इन आधुनिक जासूसों से मिलते हैं। वॉटसन वाइड एंगल टोपोग्राफिक सेंसर फॉर ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग। ये परसीवरेंस के हैंड लेंस हैं। ये पत्थरों की बहुत ही क्लोजअप हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सकते हैं। ये हमें पत्थर की बनावट, उसके रंग, उसकी टेक्सचर को आम आंखों से दिखाता है। वॉटसन हमें बताता है कि पत्थर कैसा दिखता है। PIXL प्लैनेटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सरे लाइथोकेमिस्ट्री, ये एक केमिकल डिटेक्टिव है। PIXL एक पतली सी एक्सरे बीम को पत्थर पर फायर करता है, जिससे पत्थर के अंदर के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और अपनी केमिकल आइडेंटिटी बता देते हैं। PIXL एक पोस्ट स्टैम्प जितने छोटे एरिया का केमिकल मैप बना सकता है। ये हमें बताता है कि पत्थर किस चीज से बना है, जैसे लोहा, सिलिकॉन, फास्फोरस एक्सेट्रा। ये इतना प्रिसाइज है कि अगर वहाँ माइक्रोस्कोपिक फॉसिल होते तो PIXL उनके बदले हुए केमिकल कंपोजिशन को भी डिटेक्ट कर सकता है। शेरलॉक स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स विद रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स।
ये है हमारा असली प्रूफ ऑफ लाइफ डिटेक्टर, जिसका नाम है शेरलॉक। शेरलॉक दो चीजों का इस्तेमाल करता है। पहला, एक अल्ट्रावायलेट लेजर। जब ये लेजर पत्थर पर पड़ता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कुछ खास मिनरल्स अंधेरे में जुगनू की तरह चमकने लगते हैं। इस चमक को स्टडी करके शेरलॉक बता सकता है कि वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या नहीं। दूसरा और सबसे पावरफुल टूल है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेजर की रोशनी जब मॉलिक्यूल से टकराकर वापस आती है तो उसकी एनर्जी में हल्का सा बदलाव आ जाता है। ये बदलाव हर मॉलिक्यूल के लिए यूनिक होता है, बिल्कुल एक फिंगरप्रिंट की तरह। इस रमन फिंगरप्रिंट को एनालाइज करके शेरलॉक न सिर्फ ये बता सकता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बल्कि ये भी अंदाजा दे सकता है कि वो किस तरह के हैं, सिंपल हैं या कॉम्प्लेक्स, रिंग स्ट्रक्चर में हैं या चेन स्ट्रक्चर में। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स वॉटसन, PIXL और शेरलॉक मिलकर काम करते हैं। वॉटसन एक इंटरेस्टिंग जगह ढूंढता है, PIXL उसका केमिकल मैप बनाता है और फिर शेरलॉक उस जगह का आखिरी इंटेरोगेशन करता है, ये पूछने के लिए क्या वहाँ जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक छुपे हैं। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके परसीवरेंस रोवर ने जेज़रो क्रेटर के प्राचीन लेक बेड और उस झील के तले में जमी मिट्टी से बने पत्थरों की जांच की, खासकर वाइल्डकैट रिज और स्किनर रिज जैसे फॉर्मेशन में, जो साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि यहाँ आराम से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी जमा हुई। एक ऐसा माहौल जो जीवन के निशानों को संजोने के लिए परफेक्ट है। और वहाँ शेरलॉक को वो मिला जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया, द क्लूज, अ डीपर डाइव इनटू द मॉलिक्यूल्स। तो आखिर परसीवरेंस को क्या मिला? हमने पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात की थी, लेकिन अब हम और गहराई में जाएंगे। परसीवरेंस को जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले वो कोई आम नहीं थे। पहला क्लू, डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। क्यूरियोसिटी रोवर ने भी मार्स पर सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढे थे, लेकिन परसीवरेंस रोवर को जो मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं वो शायद डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हैं। शेरलॉक ने एरोमेटिक या रिंग शेप मॉलिक्यूल्स के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देखे हैं। धरती पर इस तरह के मॉलिक्यूल्स लाइफ की केमिस्ट्री में बहुत आम हैं। उनका एक जगह पर, खासकर फाइन ग्रेन मडस्टोन में मिलना इस बात की संभावना बढ़ाता है कि वहाँ उनका जन्म किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस से हुआ होगा। दूसरा क्लू, द कनेक्शन टू वाटर। ये ऑर्गेनिक सिग्नल्स उन पत्थरों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो पानी के आखिरी निशानों से जुड़े हैं। ये पत्थर सल्फेट जैसे मिनरल से भरे हैं। धरती पर जब एक नमकीन झील सूखती है तो वो अपने पीछे ऐसे ही सल्फेट की परतें छोड़ जाती हैं और इन पत्थरों में ऑर्गेनिक मैटर और यहाँ तक कि माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी कैद है। परसीवरेंस को बिल्कुल वही सेटअप मार्स पर मिल रहा है, एक सूखती हुई झील, सल्फेट मिनरल्स और उनके साथ जुड़े हुए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये एक टेक्स्ट बुक परफेक्ट लोकेशन टू फाइंड लाइफ जैसा है। तीसरा और शायद सबसे अनोखा क्लू, द फॉस्फेट कनेक्शन। PIXL ने जब उन्हीं पत्थरों को एनालाइज किया तो पाया कि जहाँ जहाँ सल्फेट आम है वहाँ फॉस्फेट भी मौजूद है। फॉस्फेट, ये शब्द सुनते ही हर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के कान खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धरती पर जीवन के लिए फॉस्फेट पानी से भी ज्यादा जरूरी है। हमारा DNA, हमारी सेल मेम्ब्रेन्स और सबसे जरूरी हमारी एनर्जी करेंसी जिसे ATP, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, वो सब फॉस्फेट से ही बनती हैं। फॉस्फेट की मौजूदगी खासकर उन एरियाज में जहां ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वाटर रिलेटेड मिनरल्स मिल रहे हैं, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एक पॉजिटिव रेड फ्लैग जो जीवन की ओर इशारा करता है। ये किसी कोइंसिडेंस जैसा नहीं लगता, ये एक पैटर्न जैसा लगता है। ये ऐसा है जैसे आप एक घर में जाएं और आपको वहाँ एक डायरी, एक पेन और एक चश्मा सब एक टेबल पर रखा हुआ मिले। आप 100% नहीं कह सकते कि वहाँ कोई राइटर रहता है, लेकिन सारे सबूत उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं। नासा के साइंटिस्ट इसे पोटेंशियल बायोसिग्नेचर्स कहते हैं। उन्होंने जीवाश्म नहीं देखा, उन्होंने उस जीवाश्म की परछाई देखी है। लेकिन जैसा हर अच्छी जासूसी में होता है, एक सावधान डिटेक्टिव हमेशा एक दूसरा एंगल भी देखता है, एक डेविल्स एडवोकेट व्यू। और मार्स के केस में ये व्यू बहुत जरूरी है। द साइंटिफिक डिबेट, अ केस फॉर स्पेक्टिसिज्म। कार्ल सेगन का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस, ये वाला कोड यहाँ फिर से लागू होता है। तो चलिए एक सख्त स्केप्टिक की तरह सोचते हैं। ऑल्टरनेटिव 1, द वाटर रॉक केमिस्ट्री। मार्स की जमीन के नीचे वोल्केनिक पत्थर जैसे कि ओलिविन आम है। जब इन पत्थरों के कांटेक्ट में गर्मा गर्म पानी आता है
तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे सर्पेंटिनाइजेशन कहते हैं। ये रिएक्शन हाइड्रोजन गैस बनाता है और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एबायोटिक तरीके से यानी बिना लाइफ के सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना सकता है। इंटरेस्टिंगली परसिवरेंस ने जेज़रो के फ्लोर पर सेटा फॉर्मेशन में ओलिविन रिच रॉक्स ढूंढे हैं जो इस पॉसिबिलिटी को और मजबूत करते हैं। हो सकता है ये मॉलिक्यूल्स लाइफ के नहीं बल्कि जियोलॉजी के निशान हो। ऑल्टरनेटिव 2, द डस्ट फ्रॉम द स्टार्स। हमारा सोलर सिस्टम एक धूल भरी जगह है। हर रोज मार्स पर टन भर इंट्राप्लैनेटरी डस्ट और छोटे छोटे मीटियोराइड बरसते रहते हैं। इस धूल में कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइटिस नाम के पदार्थ होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लड़े होते हैं। अरबों साल में ये धूल मार्स की सतह पर जमा हो गई। ये बिल्कुल मुमकिन है कि परसिवरेंस को जो ऑर्गेनिक सिग्नल्स मिल रहे हैं वो इस कॉस्मिक डस्ट से आ रहे हैं जो वहाँ की मिट्टी में मिल गई हैं। ऑल्टरनेटिव 3, अ केमिकल मिक्सअप। कभी कभी एक इंस्ट्रूमेंट वही देखता है जो वो देखना चाहता है। कुछ साइंटिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया है कि शेरलॉक का यूवी लेजर कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स के साथ इंटरेक्ट करके भी ऐसे सिग्नल्स दे सकता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे दिखते हैं। इस गलती की संभावना को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए नासा के साइंटिस्ट इतने सावधान हैं। उनके सामने एक ऐसी लाश है जिसके पास से पिस्टल मिली है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि ये सुसाइड है जब तक कि वो मर्डर और एक्सीडेंट्स की सारी पॉसिबिलिटीज को चेक ना कर ले। और ये चेकिंग, ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन मार्स पर नहीं हो सकती। उसके लिए उन पत्थरों को धरती पर आना ही होगा। सेक्शन 5, द अल्टीमेट मिशन, हाई स्टेक्स हाई ड्रामा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन या MSR मिशन ऑन मिशन है। ये इतना ऑडेशियस और इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे मिशन ऑफ द डेकेड कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं है। हमने इसके बेसिक प्लान की बात की, लेकिन अब इसके अंदर के ड्रामा को समझ लीजिए। चैलेंज 1, प्लैनेटरी प्रोटेक्शन। ये सबसे बड़ी चिंता है। इसकी 2 पहलू हैं। फॉरवर्ड कंटेमिनेशन, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि धरती से कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब हमारे लैंडर के साथ जाकर उन मार्शियन सैंपल्स को गंदा ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो जब हम उन सैंपल्स की जांच करेंगे तो हमें धरती के ही माइक्रोब्स मिलेंगे और पूरा मिशन बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को ऐसी एक्सट्रीम हीट और केमिकल प्रोसेसेस से स्टेरलाइज किया जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। बैकवर्ड कंटेमिनेशन, ये हॉलीवुड की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर ये एक रियल रिस्क है। क्या होगा अगर उन सैंपल्स में कोई मार्शियन माइक्रोब जिंदा हुआ? क्या वो हमारे इकोसिस्टम के लिए खतरनाक हो सकता है? इसकी संभावना बेहद बेहद कम है, लेकिन नेवर जीरो। इसीलिए उन सैंपल्स को बायो सेफ्टी लेवल 4 यानी BSL 4 फैसिलिटी में हैंडल किया जाएगा। ये वही लेवल की सिक्योरिटी है जहां इबोला जैसे सबसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च होती है। सैंपल कंटेनर को आने से पहले स्पेस में ही एक और बड़े कंटेनर में सील किया जाएगा ताकि कोई लीकेज ना हो। चैलेंज 2, जरा इसकी इंजीनियरिंग को सोचिए। एक लैंडर को मार्स पर ऐसे प्रिसाइजली लैंड करना है जहां परसिवरेंस ने वो छोटी छोटी सैंपल ट्यूब्स छोड़ी हैं। फिर एक छोटे से रोबोटिक आर्म को उन ट्यूब्स को उठाना है, फिर उन्हें एक मार्स एसेंट व्हीकल यानी MAV में लोड करना है। ये MAV एक छोटा सा रॉकेट मार्स के एक पतले एटमॉस्फेयर से उसकी ग्रेविटी से लड़कर पहली बार लॉन्च होगा। उस पर ऑर्बिटर में घूम रहे ऑर्बिटर को इस कंटेनर को ऑटोनॉमसली बिना किसी इंसानी मदद के कैच करना होगा। ये सब करोड़ों किलोमीटर दूर होगा। इसमें गलती की गुंजाइश 0 है। चैलेंज 3, द प्राइस टैग एंड पॉलिटिक्स। ये मिशन सस्ता नहीं है। इसका अनुमानित खर्चा $11 बिलियन को भी एक्सीड कर रहा है। नासा के एक इंडिपेंडेंट रिव्यू बोर्ड ने हाल ही में कहा है कि ये बजट अनरियलिस्टिक है और इसकी टाइमलाइन अनअचीवेबल है। अमेरिका की कांग्रेस में इस पर बहस छिड़ी है। कुछ लोग कह रहे हैं इतना पैसा एक मिशन पर लगाने से बेहतर है कि हम 2-3 नए रोवर भेज दें। MSR का फ्यूचर इस वक्त थोड़ा डामाडोल है। नासा इसे रीडिजाइन करने पर काम कर रहा है ताकि इसे सस्ता और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये सफर आसान नहीं होने वाला उस फ्यूचर के सीन तक पहुंचने में जहां साइंटिस्ट उस कंटेनर को खोलते हैं। अभी कई साल, कई चुनौतियां और कई अनिश्चितताएं बाकी हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं। मान लेते हैं कि 2035 या 2040 में MSR मिशन कामयाब होता है और वो पत्थर हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हैं।
हर एक का मतलब हमारे लिए, हमारी सभ्यता के लिए बहुत गहरा होगा। पॉसिबिलिटी 1, द ग्रैंड साइलेंस। साइंटिस्ट उन पत्थरों को चीरते फाड़ते हैं, साइंटिस्ट उन पत्थरों पर रिसर्च करते हैं, हर एडवांस टेस्ट करते हैं और नतीजा आता है कुछ नहीं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एबायोटिक निकलते हैं, हर निशान जियोलॉजी का खेल निकलता है। जीवन का कोई सबूत नहीं मिलता, इसका क्या मतलब होगा? ये एक तरह से उदास करने वाला नतीजा होगा, लेकिन ये हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाएगा कि हमारी धरती, हमारा ये नीला मोती कितना खास है। पूरे कॉस्मोस में जीवन का पनपना कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक बेहद दुर्लभ चमत्कार है। ये हमें अपने प्लेनेट की रक्षा करने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित करेगा। द ग्रेट साइलेंस, अकेलेपन का एहसास हमें बताएगा कि हम इस ब्रह्मांड के बेहद ही छोटे पर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। पॉसिबिलिटी 2, द एको ऑफ द पास्ट। चलिए मान लेते हैं कि नतीजा पॉजिटिव आता है। साइंटिस्ट को उन पत्थरों में डेफिनेटिव बायोसिग्नेचर्स मिलते हैं, शायद माइक्रोस्कोपिक सेल स्ट्रक्चर्स, शायद ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनका कोई एबायोटिक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। सबूत मिल जाता है कि अरबों सालों पहले जब ज़ेज़रो क्रेटर में पानी बहता था, तब वहाँ माइक्रोबियल लाइफ यानी सूक्ष्म जीवी मौजूद थे। ये इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। ये हमारी बायोलॉजी की किताबों को, हमारे धर्मों को, हमारे दर्शन को, सबको बदल कर रख देगी। ये साबित कर देगी कि जीवन दो अलग अलग ग्रहों पर इंडिपेंडेंटली शुरू हुआ। इसका मतलब होगा कि जीवन कोई चमत्कार नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का एक नेचुरल आउटकम है। अगर ये सोलर सिस्टम में दो जगह हो सकता है, तो इसका मतलब पूरे ब्रह्मांड में अरबों करोड़ों ग्रहों पर जीवन हो सकता है। हम अकेले नहीं होंगे, बल्कि एक कॉस्मिक समुद्र का हिस्सा होंगे। ये एक ऐसी खोज होगी जो हमें एक प्लैनेटरी स्पीसीज के रूप में एक कर देगी। पॉसिबिलिटी 3, द अनथिंकेबल। ये सबसे वाइल्ड, सबसे दूर की कौड़ी है। क्या पता आने वाले मिशंस में हम सिर्फ प्राचीन नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन के सबूत भी ढूंढ लें। शायद मार्स की जमीन के नीचे गहराई में, जहां आज भी लिक्विड वाटर हो सकता है, वहां आज भी माइक्रोब जिंदा हों। ये एक्सटेंट लाइफ की खोज MSR के स्कोप से बाहर है, लेकिन परसिवरेंस की फाइंडिंग उस दिशा में फ्यूचर मिशंस को जरूर गाइड करेंगी। तो आखिर में हम वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हेडलाइंस का शोर, साइंस की सावधानी, असलियत इन दोनों के बीच में कहीं है। परसिवरेंस ने जीवन का सबूत नहीं ढूंढा है, लेकिन उसने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे मजबूत संभावना को ढूंढ निकाला है। उसने उस दरवाजे पर दस्तक दी है जिसके पीछे शायद हमारे सबसे बड़े सवाल का जवाब है। उसने कहानी खत्म नहीं की, बल्कि उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए उस कहानी का सबसे रोमांचक चैप्टर लिखना शुरू कर दिया है। द घोस्ट ऑफ मार्स पास्ट, अ सेंचुरी ऑफ सर्चिंग। चलिए अब हम मार्स और हमारे रिश्ते के इतिहास के बारे में जानते हैं। मार्स से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा। पर्सिवल लोवेल नाम के एक अमीर एस्ट्रोनॉमर ने अपने पावरफुल टेलीस्कोप से मार्स को देखा और उन्हें वहाँ कैनल्स यानी नहरों का एक पूरा नेटवर्क दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि ये मर रही सिविलाइजेशन की आखिरी कोशिश है अपने प्लेनेट के पोलर आइस कैप से पानी शहरों तक लाने की। ये मार्शियंस का आइडिया यहीं से लोगों का दिमाग बैठ गया। ऑफ कोर्स बाद में बेहतर टेलीस्कोप ने साबित किया कि ये कैनाल सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन थे, लोवेल की आंखों और दिमाग का एक धोखा। लेकिन एक तीर कमान से निकल चुका था। मंगल पर जीवन की कल्पना हमारी कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा बन गई। 1976 में असली साइंटिफिक खोज शुरू हुई, जब नासा के 2 वाइकिंग लैंडर्स मार्स पर उतरे। ये पहले स्पेसक्राफ्ट थे जिनका मिशन था मिट्टी में जीवन के निशान ढूंढना। वाइकिंग ने कई एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे ने सबको हैरानी में डाल दिया। इसका नाम था लेबल्ड रिलीज या LR एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक वाइकिंग ने मार्शियन मिट्टी में पानी और न्यूट्रिएंट्स डाले। अगर मिट्टी में जिंदा माइक्रोब्स होते तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को खाते और गैस छोड़ते। और आश्चर्य की बात ये है कि ठीक ऐसा ही हुआ। एक्सपेरिमेंट ने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल दिया, बिल्कुल वैसा ही जैसा धरती की मिट्टी देती है। पल भर के लिए लगा कि हमने जीवन को खोज लिया, लेकिन वाइकिंग के दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को मिट्टी में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं मिले। ये बहुत अजीब था, जीवन हो पर उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स ना हो। ये कैसे मुमकिन है? साइंटिस्ट ने नतीजा निकाला कि मिट्टी में कोई अजीब अनोखा केमिकल मौजूद है जो न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्ट करके गैस बना रहा है, और ये कोई जीवन नहीं है।
उस दिन से वाइकिंग का LR एक्सपेरिमेंट एक अधूरी अनसुलझी पहेली बना हुआ है। फिर आया साल 1996। नासा के साइंटिस्ट ने एक मीटिरॉइड यानी उल्का पिंड की जांच करते हुए एक सनसनीखेज अनाउंसमेंट की। ये पत्थर, जिसका नाम था एलन हिल्स 84001, मार्स से टूटकर अंटार्कटिका में गिर गया था। इस पत्थर के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखे जो बिल्कुल प्राचीन फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया जैसे लग रहे थे। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इस पर देश को संबोधित किया, लेकिन यहाँ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस की कमी थी। दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि ये स्ट्रक्चर नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी बन सकते हैं और ये इतने छोटे हैं कि इनमें लाइफ के लिए जरूरी मशीनरी आ ही नहीं सकती। ये डिबेट आज तक चलती है, लेकिन कंसेंसस यही है कि ये जीवन का ठोस सबूत नहीं था। इस पूरे इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि मार्स हमें बार बार उम्मीद दिलाता है और फिर हमें धोखा दे देता है। वो हमें पोटेंशियल सिग्नल्स दिखाता है पर कंक्लूसिव एविडेंस नहीं देता। अब सवाल आपसे है, इतने सबूत और इतनी बहस सुनने के बाद आपका दिल और आपका दिमाग क्या कहता है? क्या आपको लगता है कि मार्स पर कभी जीवन था? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी लिखिए। क्या आप टीम बायोलॉजिकल हैं या टीम जियोलॉजिकल? लेट्स हैव अ डिबेट। और अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे ही बड़े सवालों की गहराई में उतरना पसंद है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इस वीडियो को लाइक कीजिए और उन सबके साथ शेयर कीजिए जो तारों के पार देखने का सपना देखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। I'll see you in the next one.